हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के एक ऐसा पोर्शन जिसमें विद्यार्थियों को हमेशा डर लगा रहता है कि सर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हमें तो समझ में आता ही नहीं है। तो आज उस डर को ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में। ये जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब सजीवों के बारे में क्या क्या अध्ययन करेंगे, जैसे सजीवों की दैनिक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वंशागति, उनके जो भी विशेष अपने लक्षण हैं, एवं पर्यावरण के प्रति उनका संबंध। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आती हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा कहलाती है जिसमें हम पेड़ पौधे, जानवर जैसे सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उनका अध्ययन क्या है, जैसे वो हमने काफी बार ये देखा लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं कि कोई भी सजीव बढ़ता कैसे है, कोई सजीव वृद्धि कैसे करता है, उसकी लंबाई में, ऊंचाई में, मोटाई में कैसे वृद्धि होती है, कोई सजीव अपने जैसा संतान कैसे उत्पन्न करता है, संतान कैसे पैदा करता है, उसकी वंशागति क्या है। जैसे अलग अलग सजीव अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे कुत्ता अलग दिखाई देगा, बिल्ली अलग दिखाई देगी, शेर अलग दिखाई देगा और मनुष्य अलग दिखाई देंगे, और हमसे अलग पौधे दिखाई देते हैं। ठीक, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं और पर्यावरण के साथ उनका व्यवहार कैसा है, हम अपना व्यवहार उसके साथ कैसा रखते हैं, ये सभी के सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सबसे पहले जीव विज्ञान की नींव, आपसे पूछा जाए सबसे पहले जीव विज्ञान की नींव किसने रखी, तो एक शब्द सामने आता है, एक नाम सामने आता है, अरस्तु। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा या किसी ने हमें सुना दिया, आपने नहीं सुना तो आज मैंने आपको सुनाया क्या कि सबसे पहले जीव विज्ञान की नींव किसने रखी थी? अरस्तु ने। आखिरकार अरस्तु ने ऐसा क्या काम किया जिससे आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि अरस्तु ने ही जीव विज्ञान के बारे में बताया था। इसके अलावा ये प्रश्न ये भी बनता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया है। ऐसा उन्होंने क्या किया कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में हमने अरस्तु को ही चुना। लगभग 322 बीसी अर्थात ईसा पूर्व, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उसके बाद से ईसवी की शुरुआत हुई। उसके बाद आज हम 2026 में चल रहे हैं। उससे 322 साल पहले, 300 लगभग की बात हो रही है, 330 साल भी कहा जा सकता है, ऐसा भी वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन लगभग 322 साल पहले की बात है जब अरस्तु ने इसके अध्ययन करने के बाद से उन्होंने
जीवों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? जीवों का अध्ययन किया और उसके बारे में ही बताया। इसलिए हम अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं या पिता मानते हैं। ठीक है, उन्होंने उस समय खोज किया कि जीव किस प्रकार जीवित रहते हैं। साथ में कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमें आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे हम अरस्तु के द्वारा बताए गए नियमों को फॉलो करते गए, जिसे थोड़ी थोड़ी बहुत धीमे धीमे करते। पहले शुरुआत में जो विज्ञान था बहुत धीमे धीमे विकास इसका हुआ। ठीक है, उसके बाद से अरस्तु के शिष्य थे, उनका नाम था थियोफ्रेट्स। आपने कभी नाम सुना होगा, थियोफ्रेट्स नाम था अरस्तु के शिष्य का। ये नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? तो थियोफ्रेस्ट ने किसके बारे में अध्ययन किया? वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। और इन्होंने बहुत सी चीजें, वनस्पति विज्ञान का मतलब इसमें पेड़ पौधे के बारे में हम पढ़ते हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इसलिए हम वनस्पति विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? थियोफ्रेट्स को हम वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका गुरु ही जीव विज्ञान का क्या हो? जनक हो, उसका शिष्य भी तो ऐसा निकलना ही था। अक्सर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या बच्चे अपने शिक्षक की बातों को पूरा पूरा परफेक्टली समझ के उस पर काम करते हैं? देखिए, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया, उन्हीं के द्वारा पढ़ाया गया ये जो शिष्य थियोफ्रेट्स थे, इन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की और उन्होंने उसके बारे में बताया, जिससे हम थियोफ्रेट्स को क्या बताते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक बताते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा गुरु वैसा ही शिष्य मिला इनको। आप भी अक्सर देखते होंगे कि अगर कहीं भी समाज में देखते हैं कि गरीब का दोस्त गरीब हो सकता है, हो सकता है, अमीर का दोस्त अमीर नहीं कहलाता है, लेकिन चोर का दोस्त चोर जरूर कहलाता है। समाज में से चलती हैं दो दोस्त अगर एक साथ घूम रहे हैं, तो अगर एक दोस्त, अगर एक उसमें से व्यक्ति, एक लड़का अगर चोरी कर रहा है, तो हमारी मेंटेलिटी बन जाती है कि उसका दोस्त भी क्या करता होगा? चोरी तो जरूर करता होगा, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। लेकिन अगर एक दोस्त अमीर है तो ये हम नहीं कह सकते दूसरा दोस्त भी उसका क्या होगा? अमीर होगा, है कि नहीं? जैसे कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी, है कि नहीं? वैसे ही। तो अब जीवों के अध्ययन और वनस्पति के अध्ययन को मिला करके अब हम शुरू करेंगे कक्षा 10 का वो चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसके बारे में हम आपसे पूछें कि सजीव जीवित कैसे हैं। ये कुछ प्रश्न है आपके लिए। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? ऐसे प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं। और भी प्रश्न है कि सभी जीव अपने जैसे संतान कैसे पैदा करते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। हमारे शरीर में खून क्यों दौड़ रहा है? हम सांस क्यों ले रहे हैं? तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का जवाब ही इस चैप्टर के अंतर्गत है, जिसे हम शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान की पहले चैप्टर को, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम।
लाइफ प्रोसेस क्या होता है। चैप्टर शुरू करने से पहले अभी हम लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे। जैसे मैं कहूं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। आपने इससे पहले की क्लास में 6 में 7 में 8 में पढ़ा था कि ऐसे जीव जिनमें जीवन संभव होता है उन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ऐसे जीव जिनमें जीवन का संचार होता है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। अब ये जीवन के संचार का मतलब क्या है, अर्थात तो वो जीव क्या करता होगा, गति करता होगा, वह जीव श्वसन करेगा, उस जीव में प्रजनन के भी गुण पाए जाएंगे, उस जीव में आत्मसात्करण के भी गुण पाए जाएंगे, और उत्सर्जन के भी गुण पाए जाएंगे। और सवाल ये आता है कि कोई पेड़ गति नहीं कर रहा है तो क्या वो सजीव है, क्या गति करना ही सिर्फ सजीव है, क्या सिर्फ श्वसन करना ही सजीव है, क्या सिर्फ प्रजनन करना ही सजीव का गुण है, या सिर्फ आत्मसात्करण का मतलब होता है जो भोजन हमने ग्रहण किया है उसको क्या कर लेना, अवशोषित करके उपयोग में लाना, या फिर जो भोजन हमने ग्रहण किया है उसको उपयोग करने करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको क्या कर लेना, शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन हो गया। क्या इनमें से कोई एक गुण किसी सजीव का गुण हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। अर्थात सजीव का वह गुण जिससे उसकी दैनिक प्रक्रियाएं संभव हो, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ये परिभाषा ही बन गया। जैसे हमने भोजन किया तो भोजन को मुख में रख लिया, उसको चबाया, फिर धीरे धीरे निकल करके स्टमच में जाता है, उसके बाद बहुत से गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं उसमें, फिर आंत में जाएगा, फिर वहां भोजन पचेगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, वहां पानी सोख लिया जाएगा और रेक्टम में जाकर के वहां से विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से मेंटेनेंस हो जाता है, मेंटेनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुरक्षण का कार्य करती है। इसकी दूसरी परिभाषा होगी वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीव के शरीर में अनुरक्षण, हिंदी में अनुरक्षण, इंग्लिश में मेंटेनेंस बोलते हैं, आपको मेंटेनेंस ज्यादा समझ में आ रहा होगा, नियंत्रण, शरीर में अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। एक परिभाषा ये भी बन गया। अब दोनों में से कोई और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पढ़ाने के बाद आपको जो भी समझ में आए वो परिभाषा बता सकते हैं। जैसे जैव प्रक्रम होने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, पाचन और उत्सर्जन, ये सभी मिल करके क्या बनाती हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं तो क्या है, बार बार लिखा मैंने, सजीव का वह गुण, और वो सजीव क्या होते हैं जिनमें जीवन का क्या होता है, संचार। और कैसे समझेंगे कि उसमें जीवन है या नहीं,
तो उनमें ये सभी गति, श्वसन, प्रजनन, आत्मसात और उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं अगर पाई जा रही हैं तो वह वस्तु सजीव है। ठीक, इसके बाद मैंने एक शब्द लिखा, क्या? निर्जीव। निर्जीव क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है। उन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर, लकड़ी, कुर्सी, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, बहुत सारी। इन वस्तुओं को अगर हम देखें और इनके जगह पे एक एक उदाहरण की सहायता से सेटिस्फाई करें तो एक भी गुण इनमें नहीं पाया जाएगा। किसी ईंट को अगर एक जगह ले जाके रख दें तो क्या वो गति करेगा? उसको गति करने के लिए कोई दूसरा सजीव जाएगा तो उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखेगा। ईंट तो सांस भी नहीं ले सकता है, ईंट प्रजनन नहीं कर सकता, एक से दो ईंट तो बनेगा नहीं। आत्मसात कर, जब कुछ भोजन करेगा ही नहीं तो उसके अंदर कुछ पचेगा? उसके अलावा ईंट में उत्सर्जन के गुण पाए जाएंगे? नहीं। ऐसे और भी उदाहरण है जिसको हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक, तो ये होते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। अब हम समझते हैं कि जैव प्रक्रम की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि जैव प्रक्रम होने के लिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। उनमें सबसे पहला आता है उपचयी या उपापचयी बोलते हैं अभिक्रिया। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरल कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक के साथ अब अकार्बनिक भी लिख सकते हैं, सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में समायोजन, विखंडन हो जाता है, उसे उपचयी या उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसे हम समझेंगे कि कैसे इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोई सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में कैसे परिवर्तित होता है। जैसे मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और एक क्लोरोफिल वर्णक होता है जो उत्प्रेरक का काम करता है, तो बनाता है कार्बोहाइड्रेट, साथ में जल भी बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आगे प्रकाश संश्लेषण जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसको बैलेंस भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है ये छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनको कहेंगे क्या? सरल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जब पौधे अपना भोजन बना रहे होते तो उस समय इसको किसमें परिवर्तित करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है, उसके साथ जल भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सरल अणुओं को किसमें बदलते हैं? जटिल अणुओं में। तो यहाँ हम आसानी से कह सकते हैं सरल अणु, और इधर क्या हो गया?
जटिल अणु। अब ये सरल अणु क्या है और जटिल अणु क्या है? जैसे एक बहुत बड़ा रोटी का टुकड़ा ले लिया जाए, तो पूरा का पूरा रोटी का टुकड़ा हम एक बार खाएंगे नहीं, तो उसको मैंने थोड़ा सा उसमें से तोड़ दिया, तो यानी कि जो बहुत बड़ा टुकड़ा था वो क्या था? जटिल अणु। उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया तो किसमें टूटा? अब जाएगा मुंह में तो उसको और चबाएंगे, तो उसको मैंने और तोड़ दिया, तो उससे ज्यादा और सरल अणु में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। अब उसके अलावा जब स्टमच में पहुंचेगा तो वहां और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो उसको एकदम बिल्कुल सरल अणु में क्या जाता है? टूट जाता है। ठीक। अब इसके बाद होता है दूसरा, अपचयी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? यही परिभाषा देख के बताएंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, उसे अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन, क्या हो जाएगा? श्वसन। इसके अलावा पाचन, और भी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। श्वसन में क्या होगा, पाचन में क्या होगा? जैसे कोई भोजन हमने किया, तो भोजन जो हम करेंगे वो पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कौन सा अणु है? जटिल अणु है। जब हम उसको भोजन को करेंगे, उसको चबाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो भोजन जा करके पचेगा, तो पचने के उपरांत वो छोटे छोटे अणुओं में क्या होगा? टूट जाएगा, जिससे हमारी कोशिका उसका उपयोग आसानी से कर सकती है। तो हमारी कोशिका के अंदर डायरेक्ट एक रोटी का टुकड़ा नहीं जा सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? रोटी को छोटे टुकड़ों में क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, फिर उसको चबाएंगे तो और बारीक करेंगे। उसके अलावा जब स्टमच में जाएगा तो अमाशय का जूस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस होता है, लीवर से पित्त रस, अग्नाशय से रस अलग निकलता है, उन सभी जूस से मिलकर के वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और आंत में कुछ विली जैसी रसांकुर संरचनाएं पाई जाती है, जिससे वो अवशोषित होता है और बहुत बहुत बारीक हो जाता है, बहुत सरल अणु में टूट जाता है, जिससे वो आसानी से कोशिकाओं तक क्या होता है? पहुंच जाता है, उससे ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन में, पाचन में जटिल अणु किसमें टूटता है? सरल अणुओं में, जिसे हम क्या कहते हैं? अपचयी अभिक्रिया। ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं। अब इसके आगे समझते हैं कि सजीवों के शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो कितने प्रकार से होती हैं? वो होती है 4 प्रकार की, जिसमें सबसे पहला होता है पोषण। ठीक है। दूसरा होता है श्वसन। तीसरा होता है परिवहन, और चौथा होता है उत्सर्जन। हमें इस चैप्टर में, इस पूरे जैव प्रक्रम के चैप्टर में इन 4 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है पूरी गहराई के साथ। ठीक है। सबसे पहली चीज आती है कि पोषण क्या होता है। पोषण के बाद हम समझेंगे कि श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है और उत्सर्जन क्या होता है, एक एक टॉपिक के बारे में। जैसे सबसे पहले आ गया पोषण क्या होता है। न्यूट्रिशन। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, जैसे मैंने अभी लिखा था कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा जीवित रहने के लिए, यानी कि आप जिंदा रहने के लिए भोजन कर रहे हैं। तो इसी से परिभाषा निकल के आता है
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन प्राप्त करता है तथा उपयोग करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सजीव भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है उसे कहते हैं पोषण कहते हैं। जैसे मेरा प्रश्न था आपसे, हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन क्यों करते हैं, तो ये पोषण के अंतर्गत आ रहा है कि हम भोजन जीवित रहने के लिए करते हैं। आखिर हम जीवित हैं कैसे? तो जब हम भोजन ग्रहण किए तो उस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का हमने क्या किया? उपयोग किया। और उस कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा से हम क्या हैं? जीवित हैं। इसलिए हम भोजन करते हैं, ये खाते हैं। ठीक है, अब आता है कि भोजन में ऐसे क्या चीजें हैं जो हमें जीवित रख रही है? पोषक तत्व। क्या है? भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। ये मेन जो है पोषक तत्व होते हैं। कोई भी हम भोजन कर रहे हैं तो उनमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण पाया जाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी भोजन करें उन सभी भोजन में समान मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज लवण उपस्थित हो। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण भी होता है, वो चीजें अलग हैं, वो यहां हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं बादाम, ठीक है, उसके अलावा मूंगफली। ठीक है, मूंगफली का दाना आपने देखा होगा, जिसे हम कहते हैं गरीबों का बादाम। इसलिए कहा गया है क्योंकि बादाम में, एक बादाम में जितनी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है उतनी ही मात्रा में प्रोटीन एक मूंगफली में भी पाई जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि फिर हमें बादाम खाने की आवश्यकता है कि मूंगफली? तो मैंने पहले ही बताया है कि ये क्या है, गरीबों का बादाम होता है। तो आप मेरी सलाह से क्या खाएं? मूंगफली खाएं। ठीक है, उसके अलावा उसमें फैट भी रहेगा। फल खाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? विटामिन मिलेंगे। अनाज खाएंगे जैसे कि गेहूं, चावल, ये अनाज है, उनमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और जितने भी ये खनिज लवण है वो किस में पाए जाएंगे? पालक में, चुकंदर में, सब्जियों में, अलग अलग प्रकार की सब्जियों में। ठीक है ना, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? खनिज लवण, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे पाया जाता है। इसके अलावा जल व रेसे, ये भी हमारे भोजन का एक बहुत बड़ा भाग होता है। जल और रेसे, अगर जल की मात्रा कम हो रही है तो इन सभी प्रकार के पोषक तत्वों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जल के कारण ही ये पचते हैं। ठीक है ना, रेसे को हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, हमारी आंतें उसको पचा, तो उसको इकट्ठा करते किस रूप में? वसा के रूप में इकट्ठा करते जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे रेसा क्या है, ये आप भिंडी की सब्जी खाते हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, ऐसे करेंगे तो उसमें रेसे बनते जाएंगे, वो रेसा ही है। कटहल में दिख जाएगा आपको, उसको हमारा शरीर डायरेक्टली पचा नहीं पाता है। ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट होता है? इसके अलावा प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन का काम होता है कि शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। विटामिन का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अर्थात हमें बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है।
वसा क्या होता है? वसा हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ाता है, मोटापा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब बचा क्या? खनिज लवण। खनिज लवण में जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अलग अलग खनिज लवण होते हैं जो हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। समझ में आई बात? सबसे मजे की बात यह है कि क्या होगा प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए, विटामिन की मात्रा बढ़े, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़े, खनिज लवण की मात्रा बढ़े। इन सबको खा रहे तो सबसे हमें एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ते जाती है तो हमारा शरीर क्या करता है? हमारी कोशिकाएं जितनी आवश्यकता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें बोलने में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है उतनी ऊर्जा इन सबसे मिल जा रही है। जो शेष ऊर्जा बच जाती है उसको कोशिकाएं किस रूप में स्टोर करती हैं? वसा के रूप में क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। इसलिए इनमें से कोई भी भोजन हम बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो किस रूप में जमा होता है? फैट के रूप में। अगर हम पहले से ही फैट ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कि मार्केट से हम तली भुनी चीजों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो ऑलरेडी क्या है? वसा। तो डायरेक्टली जमा होगा किस रूप में? वसा। जैसे पेट निकलने लगेगा, मोटापा आने लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से ये पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें समझना है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे कि पोषण के कितने भाग होते हैं। आप एक एक क्लास डेली आप रेगुलरिटी बनाए रखें, आपको पूरी तरीके से बायोलॉजी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।